यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्तानं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। संस्कृतम भारतम के शास्त्रालोचन चर्चा हेतु समुपस्थित सभी सुधीजनों का सादर स्वागत है। आवाज आ रही है? संस्कृत वांग्मय में विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो चर्चा प्रारंभ हुई थी उसके अंतर्गत हमने प्रथम अध्याय संस्कृत वांग्मय में गणित की चर्चा कर लिया था। आज का हमारा यह विषय दूसरा अध्याय संस्कृत वांग्मय में खगोल विज्ञान पर आश्रित होगा, इस पर आधारित होगा, जिसकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। तो संस्कृत वांग्मय में खगोल विज्ञान के अंतर्गत चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं खगोल विज्ञान है क्या। खगोल विज्ञान के क्रम में जिस प्रकार हमने देखा था संस्कृत वांग्मय में गणित का प्रादुर्भूत कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या था, प्राचीन आचार्य परंपराओं ने आधुनिक गणित है, मॉडर्न मैथमेटिक्स है, उससे उसकी साम्यता कैसे थी, जो आधुनिक सिद्धांत है पाइथागोरस त्रिकोणमिति इत्यादि उनका कैसे उसमें विवर्तन हुआ, कैसे उस स्वरूप का उत्स उनके बीच वहां पर प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार आज की इस अध्याय की इस चर्चा में अर्थात संस्कृत वांग्मय के विज्ञान के अंतर्गत दूसरा अध्याय हमारा खगोल विज्ञान, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चीज आती है खगोल शब्द का अर्थ व सार्थकता। खगोल शब्द का अर्थ और सार्थकता है क्या, खगोल है क्या, खगोल विज्ञान है क्या, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी, है ना। तो देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। खगोल शब्द में दो चीजें मुख्य हैं, एक है ख और दूसरा है गोल। खगोल शब्द में दो चीजें आती हैं, एक है ख और दूसरा है गोल, और इसके सम्मिश्रण से बना है, जिसमें ख का अर्थ आकाश तथा खगोल का अर्थ आकाश मंडल है। ख मतलब आकाश, खम इति आकाश हमारे कोश में कहा गया है, और जो हमारा गोल है, गोल से जो आकाश मंडल है, ख मतलब आकाश मंडल और गोल मतलब मंडल, तो जो खगोल शब्द हुआ उस खगोल शब्द का अर्थ हुआ आकाश मंडल। संस्कृत भाषा में इसके लिए खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र, खगोल विद्या का प्रयोग किया जाता है। और संस्कृत साहित्य में खगोल विद्या ज्योतिष विद्या का अंग रही, अर्थात जो भी हमारी एस्ट्रोनॉमी है वो एक एस्ट्रोलॉजी अर्थात ज्योतिष विद्या का अंग रही, क्योंकि जो ज्योतिष शब्द है, हमारा जो ज्योतिष गणना है, जो एक महत्वपूर्ण गणना है, उस ज्योतिष शब्द में जो ज्योतिष और अच प्रत्यय लगा है, ज्योतिष शब्द में अच प्रत्यय लग करके ज्योतिष बनता है,
और ज्योतिष शब्द का जो अर्थ होता है, ज्योतिष नपुंसक लिंगवाची है, जो भी ग्रंथ होते हैं ग्रंथ सभी नपुंसक लिंगवाची होते हैं, और इसका अर्थ होता है द्योतते द्युतते वा, जिसमें द्युत में ईश्वर प्रत्यय किया, दा को ज का आदेश हो जाता है, और इसके बाद इसके अनुसार क्या हुआ, द्योतते द्युत्यते वा, अर्थात प्रकाश, प्रभा, चमक, दीप्ति, आकाशीय विद्युत, स्वर्गीय पिंड एवं ज्योति, ग्रह नक्षत्र आदि इत्यादि समस्त इसके विषय हैं। ज्योतिष का ज्योतिष शब्द में अच प्रत्यय करके ज्योतिष शब्द बना, और ये नपुंसक लिंगवाची है, इसमें द्योतते द्युतते वा, द्योतते शब्द का अर्थ क्या हुआ, जिसके अनुसार प्रकाश हो, प्रभा हो, चमक हो, दीप्ति हो, आकाशीय विद्युत हो, स्वर्गीय पिंड हो, या सब द्योतते शब्द में इनके जो प्रकाशन करे, जो द्योतन करे, जिसमें अपना एक प्रकाश हो, जिसमें अपनी एक चमक हो, वही क्या है, वही द्योतन है। और इस जहां पर इसकी चर्चा हो, जिस ग्रंथ में इनका समावेश हो, जिस ग्रंथ में इनका प्रारंभ किया जाए, वही हमारा ज्योतिष है। और ज्योतिष का ही जो एक रूप है, ज्योतिष जिसका अंग है, वह खगोलीय विज्ञान है, वह खगोलीय गणना है, जिसके लिए संस्कृत शास्त्र में खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र और खगोल विद्या का नामकरण किया गया, पर्याय के रूप में इनको प्रचलित किया गया, और यह देखा गया कि यह इन एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के शब्द साम्यता है। आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा में इसके लिए एस्ट्रोनॉमी शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका क्षेत्र भी भारतीय ज्योतिष के समझिए पहले, आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा में एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका क्षेत्र भारतीय ज्योतिष विद्या के अनुरूप ही है। अर्थात जो एस्ट्रोनॉमी है वो पूर्णतः ज्योतिष का ही एक, जो ज्योतिष में समाहित जो ज्ञान है उसी का एक अंग है, या एक उसका दूसरा रूप है, उसका स्वरूप उसी से पर आधारित है। एस्ट्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के एस्ट्रो और नोमस के योग से बनता है। एस्ट्रो का अर्थ हुआ स्टार, एस्ट्रो मतलब स्टार, स्टार मतलब तारा, और का इसका अर्थ ला हुआ, और नोमोस का अर्थ ला हुआ। एस्ट्रो मीन्स स्टार एंड नोमोस मीन्स ला। तो when we study of astronomy is a Greek word that is astro means star and nomos means law। इस प्रकार आकाशीय पिंडों के नियमों का जिस विद्या के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वही एस्ट्रोनॉमी है। समझिए, आकाशीय पिंडों के नियमों का जिस विद्या के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वही एस्ट्रोनॉमी है। आजकल प्रचलित विज्ञान की शाखा, आजकल जो प्रचलित विज्ञान की शाखा है वह एस्ट्रोफिजिक्स कहलाती है, जिसको हम खगोलभौतिकी कहते हैं। इसी से एस्ट्रोनॉमी का ये एक अंग है जिसमें आकाशीय पिंडों का अध्ययन भौतिकी और रासायनिक दृष्टिकोण से किया जाता है। इस प्रकार भारतीय परंपरा में प्रचलित विद्या ज्योतिष विद्या का क्षेत्र अति विस्तृत रहा है तथा खगोल विज्ञान उसका अंग है। अर्थात हमारा ज्योतिष जो है, खगोल विज्ञान पूर्णतः हमारे ज्योतिष का ही एक अंग है। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण खगोल क्यों किया, इसे निम्न चित्र से सरलता से समझा जा सकता है। देखते हैं क्या चित्र है ये, समझिए। कहा ये आपका आया, ये एक गोल हुआ, इस गोल में आप देखते हैं क्या क्या है। ये आपका शिरोविद हो गया, ये चंद्रमार्ग हो गया, ये पश्चिम अक्ष, ये दिशाएं हैं। दिशाएं 10 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, और ऊपर और अधः नीचे। तो इनके अंतर्गत जो एक गणना है, कैसा खगोल शास्त्र है, इसको आप देखिए। ये आपका दक्षिण ध्रुव हो गया, ये आपका चंद्रमार्ग हो गया, पश्चिम हो गया, अक्ष हो गया, उत्तर दक्षिण ये हो गया, रवि मार्ग हो गया, दृष्टा हो गया, और ये आपका विषुवत रेखा हो गई। इस तरह करके आपने इस चीज को देखा। अब इसको समझिए, आकाश को गोले के रूप में निरूपित किया जाता है,
जिसे खगोल कहते हैं। आकाश को गोले के रूप में निरूपित किया जाता है जिसे खगोल कहते हैं, और आकाश को देखने वाला इस गोले के केंद्र में रहता है, परंतु चित्र में हम खगोल को बाहर से देख रहे हैं। रवि मार्ग इस गोले को दो बराबर भागों में बांटता है तथा चंद्र मार्ग रवि मार्ग को 5 डिग्री के कोण पर काटता है, जिसे चित्र में बहुत अधिक स्पष्टता से अंकित नहीं किया जा सका। परिणाम स्वरूप चंद्रमार्ग का आधा भाग रवि मार्ग के उत्तर में रहता है तथा आधा दक्षिण में। इसलिए प्रत्येक मास में चंद्रमा आधे समय तक रवि मार्ग के उत्तर में रहता है और आधे समय तक दक्षिण में। आपने देखा है भी पीछे इसमें, है ना, चंद्रमा जो है ये आधा रवि मार्ग में रह रहा है और आधा आपके पश्चिम में रह रहा है, तो आधा दक्षिण में। इसलिए प्रत्येक मास में चंद्रमा रवि मार्ग के उत्तर और आधे समय में दक्षिण में। खगोल पर बने चित्र में जो हमारा चंद्र मार्ग है उसको रवि मार्ग को 2 बिंदुओं पर काटता है, जिसे पात कहा जाता है। एक आरोही पात व दूसरा अवरोही पात होता है। रवि मार्ग व चंद्र मार्ग के बीच का कोण नहीं बदलता और न रवि मार्ग चलता है, केवल दोनों पात पीछे की ओर धीरे धीरे बराबर चलते हैं और प्रत्येक पात एक चक्कर लगभग 18.5 वर्ष में लगाता है। इससे सारा चंद्रमार्ग अपना स्थान बदलता रहता है। इसी सूर्य व चंद्रमा को साक्षी व आधार मानकर समय की इकाइयों, ऋतुओं, अयन, नक्षत्र, तारामंडल, ग्रहण, आकाशीय पिंड, उल्का, धूमकेतु आदि का जो विचार किया जाता है वही हमारी खगोल विद्या है। इस खगोल विज्ञान की उपादेयता क्या क्या रही, क्या हमने इससे पाया, क्या समझा, इसकी चर्चा करते हैं। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान के अंतर्गत खगोल विज्ञान की उपादेयता क्या रही? प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान तथा ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। आप सभी जानते हैं, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपिना प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मंद व्यक्ति ही कोई कार्य नहीं करता। तो इतने बड़े शास्त्र निर्माण का क्या कारण रहा होगा, क्या प्रयोजन रहा होगा? दृष्टि विश्वास है, ऐसा काल गणना है। अब आप दरअसल अवलोकन कीजिए कि यह पहले इसमें 2-4 पॉइंट पढ़ लें, फिर हम अपनी बात भी रखेंगे कि आधुनिक समाज में और प्राचीन आचार्यों की दृष्टिकोण में क्या अंतर रहा, किस प्रकार से लोगों ने भारतीय परंपरा को अंधविश्वास का नाम दे करके अपना कार्य सिद्ध किया और उस कार्य को नाम बदल के अपने नाम से इस प्रकार प्रकाशित करके उसका श्रेय ले लिया जिसकी उपादेयता उनके भारतीयों की दिया ही नहीं, और भारतीय अपने ही ज्ञान से वंचित हो गए और दूसरों के अंधे दौड़ में दौड़ने लगे। अब समझने वाली बात यह है कि वो कैसे है, कैसे एक तांत्रिक तंत्र गणना करता है, कैसे एक अथर्वेदी विद्वान अथर्वेद के मंत्रों का प्रयोग करता है, कैसे एक सामवेदी आचार ज्योतिष पर आधारित होकर के ज्योतिषी गणना करता है, कैसे ग्रह गति गणना होती है, कैसे ग्रहों पर कार्य करता है, कौन से तंत्र मंत्र क्या कार्य करते हैं, इत्यादि चीजों को देखने के लिए पहले हम इनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद ही मैं एक महत्वपूर्ण चर्चा जो मेरे पितामह पंडित नित्योदय शास्त्री द्वारा रचित अथर्वेदी तंत्र विज्ञान पर कुछ ऐसी चीजें हैं तो उनकी भी मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा आपको कि कैसे वो अपना अपना कार्य करता है। पहले समझिए, जो भी हमारा यज्ञादि का काल निर्धारण होता है उसमें ज्योतिष पिंडों की गति तथा स्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज का जो विज्ञान है वह मोशन को 2 तरह से मानता है, काइनेटिक मोशन और एक पोटेंशियल मोशन। अब इसमें ज्योतिष शास्त्र, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र है, इसमें सूर्य व चंद्रमा को प्रकाश पुंज माना गया, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को 5 तारा ग्रह माना गया और राहु व केतु को तमो ग्रह व छाया ग्रह माना जाता है या मानता है। अब समझिए कितने हो गए, एक मंगल, 1 2 3 4 5 को हमने तारा ग्रह कह दिया, 2 को हमने तमो ग्रह व छाया ग्रह कह दिया, तो हमारे ये 7 हो गए। अब आधुनिक विज्ञान सूर्य को सौर तारा मंडल के मध्य मानकर
चंद्रमा को उपग्रह और 5 तारा ग्रहों को ग्रह, 5 जो तारा ग्रह हैं इनको प्लैनेट कहता है। आज जब प्लैनेट की चर्चा होती है तो यह जो 5 तारा ग्रह हैं इनको हम प्लैनेट कहते हैं। राहु केतु को मैथमेटिकल डिडक्शन मानता है और इस प्रकार नक्षत्रों तथा तारों की स्थिति से जिस काल का निर्धारण किया जाता था वो ध्रुव तारा है और इन ज्योतिष पिंडों की गति व स्थिति की गणना गणित के आधार पर वेद कर यंत्र यष्टि नाडिका उन्नतान समापक आदि की सहायता से प्रत्यक्ष वेद कर की जाती थी और यज्ञों के सिद्ध के लिए उचित काल निर्धारण आवश्यक है। यज्ञों की जो गणना है, यज्ञों के मापन के लिए सूर्य और चंद्रमा का एक, क्योंकि प्रकाश पुंज वही है। आधुनिक विज्ञान भी सन को एनर्जी का सबसे बिगेस्ट पावर मानता है और उसी के आधार पर उसकी निर्धारण कैसे हो, जैसा हमारा जिस प्रकार पूरा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे हमारे पिंड में जो शक्तियां कार्य करती हैं उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में भी कार्य करती हैं और इसी के लिए इन्होंने ये जो यज्ञ आदि का काल, कब यज्ञ करें, कौन सा यज्ञ कब करना चाहिए, कब उसका उचित मुहूर्त है, कब उसका अग्निवास है, कब उसमें हम उसका प्रारंभ करें, कैसे समापन करें इत्यादि के लिए जिन ग्रहों की ग्रहगति गणना का जो परिचायक था उसको वहां पर हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को और राहु व केतु को देख करके माना जाता है। और आज का क्या है देखते हैं। ऋतुओं का संचालन इन्हीं ग्रह पर आधारित था, अतः कृषि कार्य की सफलता व उन्नति का कारण भी खगोल विज्ञान का उपयुक्त ज्ञान था। खगोल विज्ञान की उपादेयता कृषि से बहुत संबंधित है। आपने देखा है कि कृषि व्यवस्था, कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जिस पर आज भी भारत की 80% जनता आश्रित है, निर्भर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि व्यवस्था ही मानव को सुदृढ़ रखती है। तो उसी पर और कृषि कौन से समय में कौन सा आजकल जो वर्ण संकर पौधे आ रहे हैं वो समय के अनुरूप भी जो असामयिक होते हैं, किंतु उनका ना तो वो महत्व है ना उनसे हमको वो तथ्य प्राप्त होते हैं, वह रस प्राप्त होता है जो मिलना चाहिए। तो ऋतुओं का कौन सी ऋतु में कौन सी फसल होगी, रवि, खरीफ, वर्षा इत्यादि जो भी आती है, तो ऋतुओं के संचालन में कृषि कार्य की सफलता व उन्नति का कारण खगोल विज्ञान का उपयुक्त ज्ञान था। यात्रा, विवाह, उत्सव, संस्कार आदि के कार्यों में भी उचित नक्षत्र ग्रह गणना की आवश्यकता थी। पर्वों के नियमित विधान के लिए कैलेंडर आवश्यक था। जिस कैलेंडर की बात हम करते हैं, आज कैलेंडर आ गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें देखते हैं कि आज के तारीख है, ये है वो है, वैसे हमारे यहाँ नक्षत्र ग्रह गणना के लिए जो हमारा पंचांग हुआ करता था वो होता है। इसलिए समय की गणना 4 प्रकार से की जाती थी। अब देखिए आज की जो गणना है, आज का एक पंचांग ले आया, जैसे आजकल तमाम अलग अलग पंचांग, कोई गणेश आपा ले आया, कोई ठाकुर प्रसाद ले आया, कोई ये ले आया, वो ले आया। तो भारतीय ज्योतिष में काल गणना वो 4 तरीके से की जाती थी। वह 4 प्रकार हैं: सौर, सोलर कैलेंडर और चांद, ल्यूनर कैलेंडर, सावन, सिविल कैलेंडर, नक्षत्र, सिड्रल कैलेंडर। यह भारतीय ज्योतिषाचार्यों को विदित था। साथ ही साथ भारत की सामान्य जनता को भी जानना चाहिए कि जो हमारे ज्योतिषी काल निर्धारण करते हैं वह ग्रह पर आधारित करते हैं। आज का जो समय है वह बदल चुका है। आज 1 जनवरी को हम हैप्पी न्यू ईयर रटने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या वो नूतन वर्ष है? नूतन वर्ष की प्रारंभ जब चैत्र मास से होती है, जब नवरात्र जब आता है, जब फाल्गुन महीने का समापन होता है, उस समय प्रकृति अपने किस सुष्ट रूप को प्रदर्शित करती है। वह प्रकृति कितना परिमार्जित होती है, कितना प्रत्युष काल होता है, कितनी सुसज्जा अवस्था, मन प्रसन्न होता है। अब अभी यहाँ 1 जनवरी आ जाएगी, दांत किटकिटा रहे हैं, शरीर कांप रही है और हैप्पी न्यू ईयर करके तमाम आप रात को 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हो। अरे ये कोई गणना हुई, ये कोई बात हुई? समय हमारे कहने से नहीं होता, जो प्रकृति हमको देती है, प्रकृति प्रदत्त जो विधान है वही परिचायक है इस सृष्टि संचालन का। क्योंकि सृष्टि को हम नहीं चलाते, एक परम शक्ति है, एक आद्या शक्ति है, वह चलाती है। तो उसके काल निर्धारण से हमको समझना चाहिए, न कि अपने द्वारा मनगढ़ंत तरीके से कि हमने ये कर दिया वो कर दिया।
ये इस चीज को जो हम समझते हैं वह कदापि गलत है। और हमारे यहाँ जो गणना की जाती थी वो अलग अलग तरीके से, जैसे सौर हुआ वो सोलर कैलेंडर हो गया, चांद हुआ ल्यूनर कैलेंडर हो गया, सावन सिविल कैलेंडर हो गया, नक्षत्र हो गया वो सिडरल कैलेंडर हो गया। किस कार्य को कौन सा कैलेंडर आधार मानकर निष्पन्न किया जाए, इसके लिए हमारे खगोल विज्ञान का ज्ञान अपरिहार्य था, जिसमें इसके अतिरिक्त जो हमारा कृत्तिकादि नक्षत्र गणना अथवा अश्विन्यादि नक्षत्र गणना से सप्तर्षि मंडल को आधार मानकर प्राचीन घटनाओं का कालक्रम निर्धारण किया जाता था। जैसे विष्णु संपात से महाभारत आदि में हुई घटनाओं की युक्ति संगत निर्धारित की गई। किसी भी कालगणना के लिए, जैसे कि वैदिक कालगणना पर भी बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी किया बात को, पाश्चात्य विद्वानों जैसे बाल गंगाधर तिलक ने भी कृत्तिका इत्यादि काल के आधार पर वैदिक कालगणना किया था। भारत के ही नहीं अपितु पाश्चात्य के मैक्स मोलर, एमेंटरनिक्स इत्यादि जो विद्वान हुए उन्होंने भी हमारे इस ज्योतिष शास्त्र को आधार मानकर उसका जो विषुव संपात है इत्यादि को मान करके उन्होंने महाभारत की गणना किया। इस तरह करके तमाम प्रकारों से खगोल विज्ञान का हमारा प्रयोग कार्य किया जाता था। भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता का अभिन्न अंग था खगोल विज्ञान, और कैसे यहां तक पहुंचा यह जानना अनिवार्य था। अब हमारा जो अगली वो होगा इसको देखते हैं, इसकी क्या है, जो हमारा उद्भव हुआ, खगोल विज्ञान का उद्भव किस प्रकार से हुआ इसको देखते हैं। भारतीय खगोल विद्या की प्राचीनता कितनी है, यह अतीत के गर्भ में छिपी हुई है। यह वह विद्या थी जिसकी आवश्यकता थी प्रतिदिन पड़ा करती थी। जैसे कृषक जानना चाहता था कि वर्षा कब होगी, खेतों में बोने का समय कब आएगा, इसी प्रकार वर्ष तक चलने वाले यज्ञों के संपादन के लिए वर्ष की गणना आवश्यक थी कि वर्ष कब आरंभ हुआ, कब समाप्त होगा, कितने दिन होंगे इत्यादि। ऋतु का बदलना, जैसे सर्दी से गर्मी का आना, सूर्योदय, पूर्णिमा और अमावस्या आदि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली घटनाएं थी, इसलिए ज्योतिष के ज्ञान की आवश्यकता थी। ज्योतिष का विशेष अध्ययन उस समय में होता होगा, इसका प्रमाण यजुर्वेद में आया है। यजुर्वेद के 30:10 में आया है, जिसमें नक्षत्रदर्श ज्योतिषी शब्द है, अर्थात नक्षत्रदर्श, वहां पर ज्योतिष की गणना करने वाले को नक्षत्रदर्श कहा गया है। इसी प्रकार छांदोग्योपनिषद में भी नक्षत्र विद्या का उल्लेख मिलता है। संहिता और ब्राह्मण काल में वेदों का जो प्रतिपाद्य वेदों का ऋग्वेद के 6-8-5 में युग शब्द का बहुत उल्लेख आया है। जैसे कहा गया युगे युगे विदग्धम गृहद संवत्सर, वर्ष, सौर वर्ष, चांद्रमास आदि का उल्लेख है। वर्ष में 12 मास गिनाए गए हैं। देख लीजिए 12 मास हमारे उसी समय गिनाए गए, ऋग्वेद से ही यह परिपाटी 12 महीने कैसे होते हैं यह हमारे ऋग्वेद में भी वर्णित है। द्वादशारम नहीं तज्जराय, रात दिन मिथुन वृत्ति में रहते हैं, रात दिन मिथुन वृत्ति में रहते हैं। मधु, माधव आदि मासों के नाम हैं। नाम मास का नाम मतलब जैसे पहले हिंदू में नाम के बदलने से क्या होता है, गणना थोड़ी बदल जाती। 12 महीने चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इत्यादि थे, आज जनवरी फरवरी जो इत्यादि आया वो भी 12 महीने हैं। ऐसे ऋग्वेद में जो द्वादशारम नहीं तज्जराय आया है वहां पर भी जो मधु माधव इत्यादि मासों के नाम आए हैं वह भी 12 हैं। और अयन, अभी भी आप जानते हैं 2 प्रकार के अयन आप माने जाते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन यह दोनों भी अभी देखते हैं, अभी 15 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद कह देंगे कि ये आपका उत्तरायण हो रहा है। और तो क्या कहा वहां पर, तस्मादित्य षड्मासो दक्षिणेन सरुत्तरेण, है ना। इसी प्रकार पक्ष, तिथि तथा जो हमारा चंद्र कलाओं के न्यूनाधिक का भी वर्णन प्राप्त होता है। इसमें अमावस्या के लिए दर्श और पूर्णिमा के लिए पर्व शब्द का प्रयोग है। अमावस्या को दर्श कहा जाता था, पूर्णिमा को पर्व कहा जाता था। पूर्णिमा को अनुमति और राका तथा अमावस्या को शिनी वाली और कुहू कहा है।
यज्ञों के विषयों में इसकी प्राधान्यता थी। तैत्तिरीय संहिता में विश्व का वर्णन है। जब दिन रात समान होते हैं वह विश्वान दिवस है। पूर्वाह्न, मध्याह्न तथा अपराह्न दिन के 3 विभाग मिलते हैं। संहिता काल में तारों और नक्षत्रों का भी वर्णन है। कई स्थलों पर तारों को ही नक्षत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? कई स्थलों पर तारों को ही नक्षत्र कहा गया है। जैसे कहा देवरिष्मयानो नभो भी यथा तारका, अर्थात अर्थ में नभ शब्द का प्रयोग है। ऋक् संहिता में चंद्रमार्ग के 27 नक्षत्रों के 27 नक्षत्रों के नहीं पर कुछ एक के नाम आए, अर्थात 27 के पूरे नाम नहीं है, कुछ के नाम हैं। जैसे पुष्य हो गया, चित्रा हो गया, रेवती हो गया। इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण में 1.5.2 में आए वाक्य देवग्रहा वै नक्षत्राणि से प्राप्त होता है, जान पड़ता है कि नक्षत्रों में संचार करने वाले प्रत्यक्ष प्रकाशमान ग्रहों को देव कहा गया है। देव किसे कहा गया? देव के विषय में कहा कि नक्षत्रों में संचार करने वाले प्रत्यक्ष प्रकाशमान देवों, प्रकाशमान ग्रहों को, अर्थात ग्रहों को भी देव कहा गया है। आज देवों का अर्थ होता है जो हमें कुछ दे, ददात देवता या दानात द्योतनात् वा देवता, जिसमें प्रकाश हो वह देवता है, या जो हमें कुछ दे वह देवता है। इसी के आधार पर भारतीय ऋषियों ने ग्रहों को, क्योंकि ग्रहों में अपना स्वयं का प्रकाश है, वह आज की जो अवधारणा है ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस की, तो ग्रहों में अपना स्वयं का प्रकाश है, इसलिए उनको क्या कहा? देव कहा। और उसी प्रकार जो हमें कुछ देता है तो प्रकृति के प्रत्येक अंतर्गत, जो प्रकृति का प्रत्येक स्वरूप है जिससे हमको कुछ भी प्राप्त होता है, चाहे वह देव हो, अंतरिक्ष हो, वनस्पतियां हो, सभी को देवता कहा गया है। और क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त करते हैं ना, देवता शब्द का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल अंधविश्वास करते हैं, उनको पूजा करके ऐसे करते हैं। उनका मतलब ये है कि हमको कुछ देते हैं। सीधी सी बात है, जो आपको देता है, आज के जो ये बनावटी लैंग्वेज में थैंक यू बोला जाता है तो आप धन्यवाद करते हो। उसी प्रकार हमारे यहाँ जो प्रकृति हमको देती थी उसमें जब हम उसको एक धन्यवाद आभार ज्ञापन करते थे, वही हमारा एक तरीका था विनयवत होना। तो यही चीजें आती हैं। हमारे नक्षत्रों में संचार करने वाले प्रत्यक्ष, जो हमारे प्रत्यक्ष ग्रह हैं, उनको देव कहा गया। और इसकी जो व्युत्पत्ति की गई वो कहा गया ग्रहणाति ग्रह। ग्रहणाति ग्रह व्युत्पत्ति के आधार पर शुक्रादि तेजोमय देवताओं को ग्रह कहा गया। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में भी रोहिणी, मृग और मृगव्याध की कथा रोचक है और नक्षत्रों की ओर संकेत करती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 1.5.2.2 में नक्षत्रीय प्रजापति का वर्णन आया है। इसी प्रकार नक्षत्रों की आकृतियां भी कही गई हैं। जैसे कहा गया हस्त नक्षत्र के 5 तारों के संयोग से, समझिएगा, हस्त नक्षत्र के 5 तारों के संयोग से हाथ के पंजे सरीखी आकृति बनती है। जैसे कहा हस्त नक्षत्र है तो हस्त नक्षत्र में देखिए, हस्त नक्षत्र हुआ, हस्त नक्षत्र में जैसे 5 उंगलियां ऐसे हो गई तो हाथ के पंजे सरीखी जो आकृति बनती है, इसीलिए इसका नाम हस्त है। हस्त नक्षत्र, जितने भी नक्षत्र हैं, भारतीय विद्वान यहाँ जानते हैं इस चीज को। जो सामान्य लोग हैं, मैं उनके लिए चर्चा करूं। मेरा यह व्याख्यान सामान्य व्यक्ति के लिए है, विद्वानों के लिए नहीं है। विद्वानों के सामने मेरा केवल एक बालालाप होगा, जैसे बालक आलाप करता है उसी प्रकार है। किंतु सामान्य व्यक्ति के लिए यह मैं एक अपना दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा हूं। हस्त जो नक्षत्र हैं, जितने भी भारतीय नक्षत्र हैं, उन सबका जो नाम है उसका हमारे आपका जो स्वरूप बनता है उसी पर आधारित है। जैसे कहा हस्त नक्षत्र, हस्त नक्षत्र का मतलब जैसे हाथ के पंजे सरीखी जो हमारे आकृति बनती है, इसलिए 5 तारे आपने पीछे देखा है 5 तारों को, तो वो 5 तारे जो बनते हैं तो वो हाथ के पंजे सरीखे बनते हैं, इसलिए इनको हम हस्त कहा। तांड ब्राह्मण में सप्त ऋषियों का उल्लेख आता है। तांड ब्राह्मण में जिन सप्त ऋषियों का उल्लेख है उसके लिए प्राचीन प्रमाण है। कुछ ऐसे ऋषि भी थे जो इस विद्या में प्रवीण थे। हमारे यहाँ जो ऋषि थे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं इस बार बार चर्चा कर चुका हूं कि आज का रिसर्च
हमारे ऋषियों की ऋषिचर्या हुआ करती थी। और हमारे यहाँ जो ऋषि मत्स्य, जनक इत्यादि बहुत विद्वान ऋषि थे, और वो ऋषि गृहस्थ भी हुआ करते थे। ऐसा नहीं ऋषि मतलब कि जो जा करके जटा बहा करके और वहां हिमालय में तपस्या करे वही ऋषि नहीं था। गृहस्थ ऋषि होते थे। ऋषियों के कई प्रकार होते थे, और उनमें कुछ प्रायोगिक थे, कुछ सैद्धांतिक थे, कुछ गृहस्थ थे, कुछ वानप्रस्थ थे। इस प्रकार अलग अलग विधान थे। तो जैसे हमारे जनक इत्यादि हैं, जनक और मत्स्य इत्यादि ऋषि हैं, वह इस विद्या पर प्रवीण थे। और इसके बाद हमारा ब्राह्मण काल के बाद हमारा वेदांग काल आता है। वेदांग काल, वेदांग 6 माने जाते हैं: शिक्षा, व्याकरणम, छंदम, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेत षडंगानि वेदस्याप्ता मनीषिणः। इसके अंतर्गत शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद वेद के 6 अंग माने जाते हैं। इन 6 अंगों में ज्योतिष का ग्रंथ जो आजकल उपलब्ध है वह हमारा वेदांग ज्योतिष है। वेदांग ज्योतिष जो हमारा है वह क्या है? वह उपलब्ध है वेदांग ज्योतिष, जिसमें वेदांग ज्योतिष यज्ञ काल की सिद्धि के लिए वेदांग ज्योतिष रचना की गई है। प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य में, शास्त्र परंपरा में यह ग्रंथ ही सर्वाधिक प्राचीन माना जा सकता है। इसके कर्ता आचार्य लगद कहे गए हैं। वेदांग ज्योतिष के जो कर्ता हैं वह आचार्य लगद कहे गए हैं। इसके 2 पाठ मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेदांग ज्योतिष के 2 पाठ मिलते हैं, एक ऋग्वेद ज्योतिष और दूसरा यजुर्वेदीय ज्योतिष। जो वेदांग ज्योतिष है इसके 2 पाठ मिलते हैं, एक हमारा है ऋग्वेद ज्योतिष और दूसरा है यजुर्वेदीय ज्योतिष। इन्हीं को ऋग ज्योतिष और याजुष ज्योतिष कहा जाता है। दोनों में विषय प्रायः एक हैं, दोनों में विषय प्रायः एक हैं। यजुः ज्योतिष में 44 श्लोक तथा ऋग ज्योतिष में 36 श्लोक हैं। दोनों में श्लोक प्रायः एक से हैं, मात्र कुछ श्लोकों में अंतर है, लेकिन अर्थ उनका समान है। वेदांग ज्योतिष के श्लोकों को समझना प्रायः कठिन है, क्योंकि अधिकांश श्लोकों की भाषा अति संक्षिप्त है और उनमें अनेक शब्द छोड़ दिए गए हैं। ये श्लोक सूत्र रूप में दिए गए हैं ताकि गणना करते हुए सरलतम से श्लोक स्मरण हो जाएं। इस पर सोमाकर व सुधाकर का भाष्य उपलब्ध है। आधुनिक समय में जो हमारे पाश्चात्य हुए उसमें वेबर